बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, आज हम उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो पढ़ेंगे। क्या सबक का नाम है? सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम है पढ़ाई। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 56 खोलें। सफ़ा नंबर 56 जी खोल लिया। हमारा सबक है मेरी आवाज़ सुनो। इसका मतलब ये है कि ये एक आप बीती है। क्या है? आप बीती। आप बीती किसे कहते हैं? एक ऐसा वाक़या या ऐसे हालात जो हमारे साथ हो चुके हों उसे आप बीती कहा जाता है। आप बीती यानी अपने ऊपर जो वाक़या या जो हालात गुज़र चुके हों उसे क्या कहते हैं? आप बीती। क्या कहते हैं? आप बीती। तो ये कहानी एक ज़मीन के बारे में है जो अपने बारे बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हालात पेश आए। जी शुरू करें। अब जिस तरह हम बात करते हैं अपने बारे में, इसी तरह यहाँ ज़मीन अपने बारे बात कर रही है और बता रही है कि उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। ठीक है जी। मैं एक सैयारा हूँ। सैयारा किसे कहते हैं? आपने पहले भी पढ़ा है जी। एक होता है सितारा और एक होता है सैयारा। सितारा या तारा क्या होता है? जो कि जैसे जिसकी अपनी रोशनी होती है, जो अपनी रोशनी से चमकता है और उसको किसी और से रोशनी लेने की या हरारत लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम सितारा या तारा कहते हैं। और सैयारा एक बेजान चीज़ है, यानी उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो चमकता है। तो ज़मीन कह रही है कि मैं एक सैयारा हूँ, यानी एक ऐसा जो है वो ऐसी चीज़ हूँ जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि मुझ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मैं चमकती हूँ। जी समझ आ गया? वो सैयारा जिस पर आप रहते हैं।
हम ज़मीन पर रहते हैं ना, तो ज़मीन कह रही है कि मैं एक सैयारा हूँ और वो सैयारा हूँ जहाँ आप रहते हैं। दुनिया वालों ने मेरा नाम ज़मीन रखा है। मैं हज़ारों साल पहले वजूद में आई थी। वजूद कायम होना, वजूद में आना, कायम होना, यानी मैं हज़ारों साल पहले, बहुत साल पहले कायम हुई थी या वजूद में आई थी। मैं जैसी आज नज़र आती हूँ पहले ऐसी नहीं थी। अब ज़मीन क्या कह रही है कि जब मैं वजूद में आई तो उस वक्त मैं जैसी थी, अब मेरी हालत वैसी नहीं है। मेरे सीने पर जंगलात थे। जंगलात जंगल की जमा, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हों। तो वो क्या कह रही है कि मेरे सीने पर जंगलात थे, यानी बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब इलाका था या इलाके थे। उन जंगलों में हर तरह के जानवर भागते फिरते, यानी जो जंगल थे जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हों। आप जानते हैं ना कि जंगल किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ख़ास तादाद में या ज़्यादा तादाद में दरख्त मौजूद हों और वहाँ जानवर यानी जंगली जानवर भी पाए जाएं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे जंगल थे या ऐसे जंगलात थे जहाँ पर जानवर भागते फिरते थे, खुराक भी हासिल करते थे और अपनी खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। परिंदे चहचहाते, यानी दरख्तों की सब हरियाली या दरख्त सब्ज़ होने की वजह से, हर तरफ सब्ज़ा होने की वजह से परिंदे भी वहाँ आते थे और चहचहाते थे, यानी आवाज़ें निकालते थे। हर तरफ हरियाली और शादाबी थी। हरियाली यानी हर तरफ सब्ज़ा और शादाबी की खूबसूरती थी। ज़िंदगी का हुस्न था कि वहाँ पर परिंदे भी आते थे, जानवर भी आते थे और वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे। दरख्तों से वाफिर मिक़दार में ऑक्सीजन पैदा होती। आप जानते हैं कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जहाँ दरख्त ज़्यादा हों वहाँ ताज़ा और साफ़ हवा मुयस्सर होती है। कैसे हमें ताज़ा हवा मिलती है? आपको गुज़िश्ता अस्बाक में पढ़ाया गया है कि जहाँ दरख्त लगे हों, जब वहाँ से हवा गुज़रती है तो हवा में जितने भी जरासीम, गर्दो गुबार या केमिकल्स जो भी होता है वो दरख्त अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हवा साफ़ होकर यानी फ़िल्टर होकर हम तक पहुंचती है। तो उस हवा में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। हवा साफ़ सुथरी थी। अभी मैंने आपको समझा दिया कि दरख्तों की वजह से हवा में कोई गर्दो गुबार नहीं होता था। फ़िज़ा में गर्दो गुबार और धुएं का नामो निशान तक ना था। यानी पहले गाड़ियाँ नहीं थीं, मोटरसाइकिलें नहीं थीं या धुआं छोड़ने वाली ना तो कोई फैक्ट्रियाँ थीं ना कोई गाड़ियाँ थीं, तो इसलिए फ़िज़ा साफ़ सुथरी थी। उसमें किसी किस्म का धुआं या गर्दो गुबार
शामिल नहीं था। दरियाओं और समंदरों का पानी साफ शफाफ था। कैसे था कि अब देखें फैक्ट्रियां बन गई हैं और लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी समंदरों में फेंक देते हैं, या कोई ऐसा निज़ाम होता है कि वो गंदा पानी चलते चलते समंदरों और दरियाओं में गिर जाता है और वो पानी भी साफ नहीं रहा। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, साफ सुथरा पानी हमें मुयस्सर था। हर तरह की आबी मखलूक उसमें मज़े से रहती थी। आबी मखलूक यानी मछलियाँ, मगरमच्छ, मेंढक, जो भी पानी में रहने वाली मखलूक है उसके बारे बताया गया है कि वो पानी में बड़े मज़े से रहती थी। माहौल पुरसुकून था। माहौल यानी इर्द गिर्द का इलाका बहुत पुरसुकून था, कोई परेशानी नहीं होती थी। हर कोई यहाँ खुश खुश रहता था। अभी मैंने आपको बताया कि किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इंसान ने मेरा हुलिया बिगाड़ना शुरू किया। यानी ये अब ज़मीन क्या कह रही है कि पहले मेरे जो हालात थे वो भी उसने बताए। उसके बाद उसने क्या कहा कि क्या हुआ, हज़रत इंसान यानी ये उसने इंसानों को मुखातिब किया है और कहा है कि जो लोग हैं उन्होंने मेरे हुलिये को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अब कैसे बिगाड़ा हुलिया? दरख्तों पर कुल्हाड़े के वार चलने लगे। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं। अब देखें, ज़मीन ने लोगों को कहा है कि लोग ये समझते हैं कि ये बेजान हैं, इनको असर नहीं होता, तो वो दरख्तों को बेदर्दी से काटते चले जाते हैं। लेकिन ज़मीन को इस बात का एहसास है और वो कह रही है कि ये दरख्त काटने वाले कितने बेदर्द होते हैं, उन्हें उस दर्द का एहसास क्यों नहीं होता जो कुल्हाड़ा चलने से मुझे होता है। क्यों होता है ज़मीन को? कि ज़ाहरी बात है कि दरख्तों की शादाबी और हरियाली की वजह से ज़मीन में पानी की मिक़दार दुरुस्त रहती है और ज़मीन ज़रख़ेज़ रहती है। लेकिन ज़मीन कह रही है कि जब दरख्त कटते हैं तो मेरे अंदर की शादाबी और हरियाली ख़त्म हो जाती है। अब क्यों ख़त्म होती है? ज़ाहरी बात है कि अगर वहाँ पर दरख्त मौजूद नहीं होगा तो वहाँ नमी कम हो जाएगी, क्योंकि दरख्तों की वजह से ज़मीन में नमी होती है। समझ आ गया? जब भी कोई दरख्त कटता है मैं ठंडी आह भर के रह जाती हूँ, मगर इंसान तो जैसे बहरा हो गया है। बहरा किसे कहते हैं? जो कुछ सुन ना सकता हो, जिसे सुनाई ना देता हो। तो ज़मीन क्या कह रही है कि जब दरख्त कटता है तो मैं आहें भरती हूँ। जैसे हमें कोई तकलीफ़ होती है, हमें कहीं चोट लगती है तो हमारे मुंह से आह निकलती है, तो इसी तरह ज़मीन ने कहा है कि जब मेरे सीने से कोई दरख्त कटता है तो मेरे दिल से आह निकलती है
और लेकिन उस आह को इंसान नहीं सुन पाता, वो ऐसा महसूस करवाता है जैसे उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, वो बहरा हो जाता है। समझ आ गया? मेरी आहें और फरियादें उसके दिल पर कुछ असर नहीं करती कि मैं आहें भरती हूँ, मैं फरियाद करती हूँ। फरियाद करना, दरख्वास्त करना, ठीक है, कि वो कहती है कि मैं दरख्वास्त करती हूँ, मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि तुम दरख्त ना काटो, लेकिन इंसान को मेरी इल्तिजा का कोई असर नहीं होता। दुनिया वाले कहते हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है। यानी अब ज़मीन क्या कह रही है कि दुनिया वाले जो अब नमूदो नुमाइश या जो इमारतें बन चुकी हैं और जिस तरह से फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, तो दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कि इंसान ने बहुत तरक्की की है। वो पत्थर के ज़माने से तरक्की करते करते एटमी दौर में पहुंच चुका है कि पहले पत्थरों का ज़माना था। आप जानते हैं कि आग जलाने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। कैसे? आपको पहले भी बताया था कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ें तो आग बनती है। तो पहले ज़माने के लोग आग जलाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। कोई जेवर बनाना है, कुछ भी करना है, यहाँ तक कि वो सिप्पियों का इस्तेमाल करते थे जेवर बनाने के लिए, या पत्थरों को काट के तराश के उसको एक खूबसूरत शक्ल दे देते थे। तो इस तरह से पत्थरों को ही इस्तेमाल में लेकर आया जाता था। लेकिन दुनिया वालों ने क्या किया कि उस दौर से निकलकर तरक्की करते हुए एटमी दौर में पहुंच गए। एटमी दौर यानी वो दौर जिसमें सब कुछ जो है वो हमें बना बनाया मिल जाता है। अगर हमने किसी से मुकाबला करना है तो बम तैयार हैं और मिसाइल तैयार हो चुके हैं, वो जो है हेलीकॉप्टर्स तैयार हो चुके हैं, गाड़ियाँ बन चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बनती चली जा रही हैं और दुनिया वाले कह रहे हैं कि इंसान ने तरक्की कर ली है। समझ आ गया? जी स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 57 देखेंगे। जी, उसने कारखाने बना लिए हैं। अब ज़मीन बता रही है कि इंसान ने क्या क्या तरक्की की है, कि वो पत्थर के ज़माने से एटमी दौर में पहुंच गया है, उसने कारखाने बना लिए हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ ईजाद कर ली हैं यानी बना ली हैं, वो परिंदों की तरह हवाओं में उड़ता फिरता है। अब कैसे उड़ता है? आप जानते हैं, जहाज़ बने हुए हैं, हेलीकॉप्टर्स बने हुए हैं, जिसमें इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो समंदरों के सीने पर ही नहीं, ज़ेरे आब भी तैर सकता है। ज़ेरे आब का क्या मतलब है? पानी के नीचे। ज़ेरे आब, आप किसे कहते हैं? पानी को, और ज़ेर कहते हैं नीचे। तो ज़ेरे आब का मतलब है पानी के नीचे। आपको एक बात पहले भी समझाई गई थी कि जिस हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाती है, यानी आप एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ गई है, तो उस ज़ेर का क्या मतलब है? का,
की और के। तो ज़ेरे आब पानी के नीचे। समझ आ गया? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी तैर सकता है। उसने कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ा ली है। यानी ऐसी ऐसी खादें बना ली हैं और अद्वियात बना ली हैं जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है। समझ आ गया जी? अगर ये सच है तो कोई उससे पूछे, मियाँ तरक्की इसको कहते हैं? तुमने कारखानों से पैदावार में तो बेतहाशा इजाफा कर लिया, मगर कभी उन कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं भी देखा है? कभी उस तरफ तवज्जो दी कि ये धुआं किस तरह मेरे हुस्न को ख़राब कर रहा है? अब ज़मीन क्या कह रही है कि ठीक है, दुनिया वाले कहते हैं कि इंसान ने तरक्की की है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या तरक्की इसे कहते हैं कि तुमने कारखाने बना लिए, फैक्ट्रियां बना ली, लेकिन उन कारखानों से निकलने वाला और उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कहाँ जा रहा है? जाहिर सी बात है कि वो फ़िज़ा में शामिल हो रहा है, और जब वो धुआं फ़िज़ा में शामिल होता है तो फ़िज़ा को आलूदा कर देता है, और जब वो आलूदा फ़िज़ा में इंसान जाता है तो वो हवा के ज़रिए इंसान के अंदर जाता है और इंसान को बीमार कर देता है। तो ज़मीन ये कह रही है कि तुमने कारखाने तो बना लिए, तुमने फैक्ट्रियां तो बना ली, लेकिन उनसे निकलने वाले धुएं ने मेरे हुस्न को यानी मेरी खूबसूरती को ख़राब कर दिया है, तबाह कर दिया है। समझ आया जी? तुम बर्क रफ्तार गाड़ियों की ईजाद पर इतराते फिरते हो। इतराना यानी फ़ख्र करना। कभी उन गाड़ियों के धुएं पर भी गौर किया कि ये किस तरह कसाफत से मेरा दामन आलूदा कर रहा है? यानी अब ज़मीन क्या कह रही है कि तुमने बर्क रफ्तार, तेज़ रफ्तार, बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ ईजाद कर ली, उस पर तुम्हें बहुत फ़ख्र है, लेकिन कभी ये सोचा कि उन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं किस तरह आलूदगी फैला रहा है? कसाफत का मतलब है आलूदगी। कसाफत का क्या मतलब है? आलूदगी। ठीक है? तो ज़मीन ये कह रही है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से मेरी फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है और मेरा हुस्न ख़राब हो चुका है। ठीक है? अब ज़मीन क्या कह रही है कि उन गाड़ियों से और क्या नुकसान हुआ है? सच्ची बात तो ये है कि अब तो मेरे लिए सांस लेना भी दोभर होता जा रहा है। दोभर होना, मुश्किल होना। तो ज़मीन क्या कह रही है कि इतनी आलूदगी हो चुकी है हर जगह पर
कि उसमें ज़मीन कह रही है कि मेरा सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इंसानों का क्या हाल होता होगा इतनी आलूदगी में और इतनी कसाफत में। जी, अब उसने कहा है कि सिर्फ धुएं का मसला नहीं है, और क्या मसला है कि उन गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर मुझे दिन रात परेशान रखता है। कि सिर्फ धुआं ही परेशान नहीं करता, बल्कि जो गाड़ियों का शोर है वो भी ज़मीन को परेशान कर रहा है। अब आप इसकी मिसाल ये ले सकते हैं कि अगर आप सो रहे हैं या आप आराम से बैठे हैं और एकदम ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न या रेडियो लग जाए या कोई गाना लग जाए, तो एकदम से तेज़ आवाज़ से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप उसको फ़ौरन बंद करने की कोशिश करते हैं। तो इंसान तो अपने सुकून के लिए कोशिश कर लेता है, लेकिन आप जानते हैं कि ज़मीन ऐसा नहीं कर सकती। तो आप ये सोचें कि हमें थोड़ा सा शोर कितना परेशान करता है, और ज़मीन जिसके सीने पर दिन रात गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो कितनी परेशान होती है उन गाड़ियों के शोर की वजह से। अब ज़मीन क्या कह रही है कि मेरे तो कानों के पर्दे फट गए हैं, कि इतना तेज़ शोर होता है गाड़ियों का कि मेरे कानों के पर्दे फट चुके हैं। अब उसने मज़ीद आगे क्या बताया, ये तो कारखानों का और गाड़ियों के बारे में उसने बताया। अब आगे उसने मज़ीद क्या नुकसानात बताए हैं कि जिस एटम बम की ईजाद पर तुम्हें बड़ा फ़ख्र है, क्या तुमने उसके नुकसानात के बारे में भी कभी सोचने की ज़हमत की? भूल गए हिरोशिमा और नागासाकी पर टूटने वाली तबाही को। यानी अब ज़मीन कह रही है कि एटम बम चला तो देते हो, लेकिन उस बम के जो नुकसानात, उस एटम बम के जो नुकसानात होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं इसका तुम्हें एहसास नहीं होता। कि ज़मीन कट जाती है, फट जाती है, बंजर हो जाती है, लेकिन इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता। जी, रही बात कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात से फसलों की पैदावार में कई गुना इजाफे की, तो जनाब कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें। यानी हम फ़ख्र करते हैं इस बात पर कि ऐसी कीमियाई खादें या ऐसी अद्वियात भी बन चुकी हैं जिनसे फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ चुकी है। इस पर खुशी का इजहार किया जाता है, लेकिन ज़मीन कह रही है कि क्या आपने उसका दूसरा रुख देखा है, यानी दूसरा पहलू देखा है कि उससे नुकसान क्या हो रहा है। अब वो नुकसान बता रही है कि जब उन अद्वियात का छिड़काव किया जाता है तो उनके मुज़र असरात मेरी फ़िज़ाओं को जहर आलूद कर देते हैं। मुज़र नुकसानदेह, यानी अद्वियात को छिड़क दिया जाता है, डाल दिया जाता है फसलों के ऊपर, या जहाँ ज़मीन में बीज बोए जाते हैं वहाँ छिड़काव कर दिया जाता है अद्वियात का भी और कीमियाई खादों का भी। लेकिन उसके जो नुकसानदेह असरात हैं वो क्या होते हैं कि उससे फ़िज़ा जहर आलूद होती जा रही है। मेरी फ़िज़ा
खराब और आलूदा होती जा रही है। छिड़काव की गई सब्जियों, फलों और अनाज से तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, तुम्हें उसकी ज़रा फिक्र नहीं। तुम्हें अपनी परवाह नहीं तो उन बेज़ुबान जानवरों का क्या ख्याल होगा जो छिड़काव किया गया चारा खाते हैं। यानी अब ज़मीन क्या कह रही है कि जब हम कीड़े मार अद्वियात या कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो फल और सब्जियां पैदा होती हैं वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है तो तुम्हें इस बात का तो बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि जब तुम वही कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव चारे पर करते हो तो वो चारा जानवर खाते हैं तो जानवरों को कितना नुकसान होता है। एक और बात ये कि तुम लोग किस कदर बेहिस और जालिम हो गए हो। अब ज़मीन इंसान को क्या कह रही है कि तुम्हारे अंदर एहसास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कारखानों में ख़तरनाक और नुकसानदेह केमिकल धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हो, बाद में यही जहरीला केमिकल मिला पानी नालों में बहा देते हो। नालों से होता हुआ ये पानी दरियाओं में जा गिरता है। बेचारी मछलियाँ और पानी में रहने वाले दूसरे जानदार जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर क्या मजाल जो तुम्हारे कान पर कभी जूं तक रेंगी हो। देखें यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जब कारखाने बनते हैं तो उन कारखानों से एक तो केमिकल मिला धुआं जो कि फ़िज़ा को आलूदा कर रहा होता है और केमिकल मिला जहरीला पानी जो कि जहरीला भी होता है और गंदा भी होता है। जब वो पानी नदी नालों से होते हुए दरियाओं में जाकर गिरता है तो दरियाओं का पानी और समंदरों का पानी आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उन दरियाओं और समंदरों में रहने वाली जो आबी मखलूक है वो उस जहरीले पानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और कुछ ऐसी भी आबी मखलूक है जो कि उस आलूदा पानी में जो केमिकल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इंसान इतना बेहिस हो चुका है कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसकी तरक्की की वजह से ज़मीन को, जानवरों को, परिंदों को, यहाँ तक कि ख़ुद उसको कितना नुकसान पहुँच रहा है वो परवाह नहीं करता। जी अब आगे क्या कह रहा है, आगे ज़मीन क्या कह रही है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, यानी सिर्फ आबी मखलूक तक ये बात नहीं है, बल्कि उसने कहा है कि जब ये जहरीला पानी माल मवेशी पीते हैं तो वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कि जहरीला पानी सिर्फ आबी मखलूक के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि माल मवेशी यानी जो भेड़ बकरियां हैं, गाय है, ऊँट है, बैल है, वो भी जब उस पानी को पीते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यही पानी जब फसलों को लगता है तो उन पर भी अपना असर दिखाता है।
यानी अब देखें कि वही जहरीला पानी जब हम फसलों को लगाते हैं तो फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन ज़मीन कह रही है तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो कारखाने रवां दवां रखने हैं, चाहे इससे तमाम आबी मखलूक मौत के मुंह में क्यों ना चली जाए। यानी ज़मीन कह रही है कि इंसान को इस बात की परवाह नहीं है, चाहे पानी में रहने वाली सारी मखलूक मर जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता और मादरे वतन कहते हो। धरती माता यानी धरती कहते हैं ज़मीन को, और ज़मीन को माता का मतलब होता है माँ, यानी ज़मीन को माँ का दर्जा दिया गया है। और आप जानते हैं कि इंडिया के लोग ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, मादरे वतन यानी वतन की माँ, कि हमने भी ज़मीन को माँ का दर्जा दिया है, लेकिन फिर भी हम ज़मीन का एहसास नहीं करते। संगदिल से संगदिल औलाद माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो। यानी अब ज़मीन कह रही है कि कोई भी बच्चा या कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करती जितना तुम मेरे साथ करते हो। जी स्टूडेंट, समझ आ गया यहाँ तक? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलें। जी, मुझे बताओ तुम कैसे बेटे हो। अब ज़मीन इंसान से मुखातिब है कि मुझे बताओ कि तुम कैसे बेटे हो, और मुझे तुमने माँ का दर्जा दिया है लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। तो ज़मीन क्या कह रही है कि तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को सताते हो, तरह तरह के दुख देते हो, उसके हुस्न को गारत करने का सामान करते हो। गारत करना, तबाह बर्बाद करना। तो ज़मीन कह रही है कि तुम मुझे दुख भी दे रहे हो, मेरे हुस्न को ख़राब भी कर रहे हो, तो तुम कैसे बेटे हो। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। अब यहाँ पर ज़मीन ने ऐसे लोगों के बारे बताया है जो ज़मीन का ख्याल कर रहे हैं, जो ज़मीन का एहसास कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा है कि कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो मुझे बचाने की और मेरे हुस्न को ख़राब ना होने देने की तदबीरें कर रहे हैं। कोई ना कोई तजावीज़ पेश कर रहे हैं या कोई मंसूबे बना रहे हैं जिससे मेरा हुस्न ख़राब ना हो। उन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। अब ज़मीन बता रही है कि मेरे हुस्न को बरकरार रखने के लिए कुछ लोग हर साल 22 अप्रैल को, कब? 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ यानी ज़मीन का दिन मनाते हैं। उस दिन के मनाने की गर्ज़ो गायत इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। यानी ज़मीन कह रही है कि वो दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जाए कि ज़मीन पर और क्या क्या नुकसानात वाली चीज़ें पैदा की जा रही हैं जिससे ज़मीन को नुकसान हो रहा है। तो हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। अब यहाँ आगे ज़मीन जो है वो तुलबा व तालिबात को मुखातिब करते हुए कह रही है कि तुम तालिब इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं।
तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिबे इल्म एक पौधा लगाए और उसको परवान चढ़ाए तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हों। अब ज़मीन तालिबे इल्म को मुखातिब करके कह रही है कि तुम जान चुके हो कि कारखानों, फैक्ट्रियों, कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात की वजह से ज़मीन को क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर कि जो दरख्त काट दिए गए हैं, जंगलात काट दिए गए हैं, उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तो तुम अगर चाहो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और उसने तरीका भी बताया कि अगर हर तालिबे इल्म एक एक पौधा लगाए और फिर उस पौधे की देखभाल करे, परवान चढ़ाना यानी उसको वक्त पर पानी दे, उसका ख्याल रखे, तो फिर वो क्या कह रही है कि क्या होगा कि कुछ ही अरसे में मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद होंगे और मेरा हुस्न बहाल हो जाएगा। आजकल जिसे देखो मोटरसाइकिल और कार भगाए फिरता है, अगर तुम उसकी जगह साइकिल की सवारी इख्तियार कर लो तो धुएं में कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। अब ज़मीन तजावीज़ दे रही है कि किस तरह से हम फ़िज़ा की आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह हम ज़मीन पर जो कीमियाई खादें फैल चुकी हैं और जो गर्दो गुबार और फ़िज़ा में आलूदगी फैल चुकी है, वो किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने क्या तजवीज़ दी है कि एक तो एक एक पौधा लगाएं और फिर उसकी देखभाल करें। दूसरी उसने क्या कहा कि मोटरसाइकिल और कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें, कि जितना साइकिल इस्तेमाल करेंगे तो धुएं से फ़िज़ा में आलूदगी नहीं होगी और फ़िज़ा जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। और सिर्फ फ़िज़ा ही नहीं बल्कि साइकिल चलाने से इंसान में जो है एक इंसान की एक वर्जिश भी हो जाएगी और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा रहेगा। ठीक है। अब उसने मिसाल दी है मुल्क चीन की, कि चीन तुमसे कहीं तरक्की याफ्ता मुल्क है। क्यों है? क्योंकि वो साइकिल की सवारी में आर महसूस नहीं करते, यानी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तो जब उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती तो तुम्हें साइकिल पर सवार होते क्यों शर्म आती है? यानी ज़मीन कह रही है कि चीन तरक्की याफ्ता मुल्क है और वो साइकिल चलाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, तो तुम्हें साइकिल चलाने में शर्मिंदगी क्यों होती है? उसके अलावा ज़मीन कह रही है प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा हैं, कि हम ये जो प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़मीन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। किसी तरह उन पर पाबंदी लगवा दो, यानी प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं करें। और हाँ, कारखानों तक, कारखानेदारों तक मेरा ये पैगाम पहुँचाओ कि ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिनसे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचे। यानी ज़मीन तालिब इल्मों को मुखातिब करके कह रही है
कि जितने भी कारखानेदार हैं यानी कारखाने लगाने वाले हैं उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि कुछ ऐसा करें जिससे माहौल आलूदा ना हो या कम से कम हो। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिब इल्म, मुझ अकेले से क्या बन पड़ेगा, ये सोच दिल से निकाल दो। यानी अब ज़मीन कह रही है कि ये मत सोचो कि तुम छोटे से तालिब इल्म हो और तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मिसाल दी है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, कि अगर आप एक एक कतरा पानी इकट्ठा करें तो वो भी ज़्यादा पानी की मिक़दार हो जाती है। तो जब छोटा छोटा बच्चा भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा तो बेहतरी के मौके ज़्यादा हो जाएंगे। अब ज़मीन कह रही है तुम अपने हिस्से की शमा रोशन करो, शमा से शमा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। कि तुम अपने हिस्से की नेकी करो, अपने हिस्से का अच्छा काम करो, तुम्हें देखकर दूसरा बच्चा करेगा, दूसरे बच्चे को देखकर तीसरा बच्चा करेगा, तो इस तरह शमा से शमा जलती चली जाएगी और पूरा माहौल रोशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रीडिंग समझ आ गई? ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायनी। क्या है? अल्फाज मायनी। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 148 खोलें, पेज नंबर 148। जी, खोल लिया? पेंसिल अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है। जी, फर्स्ट वर्ड है आगाह। आगाह का मायने है वाकिफ या वाकफियत। नंबर 2, आलूदगी, गंदगी का शामिल होना। आलूदगी का क्या है? गंदगी का शामिल होना। नेक्स्ट है बर्क रफ्तार। क्या है? बर्क रफ्तार। क्या मतलब है इसका? बिजली की सी रफ्तार, यानी बहुत तेज। क्या मायने हैं? बिजली की सी रफ्तार या बहुत तेज। नेक्स्ट है बेतहाशा। क्या लफ्ज़ है? बेतहाशा। इसका मायने है बहुत ज़्यादा। क्या मायने है? बहुत ज़्यादा। बेहिस। बेहिस का मायने है एहसास से खाली। एहसास से खाली। नेक्स्ट है तदबीर। तदबीर का क्या मायने है? मंसूबा। अब यहाँ 3 मायने लिखे हैं, आप कोशिश करें कि तीनों याद करें, नहीं तो कोई 2 मायने आपको लाजमी याद होने चाहिए। तो तदबीर के क्या क्या मायने हैं? मंसूबा, तरीका, चाल।
ठीक है। नेक्स्ट है चहचहाना। क्या वर्ड है? चहचहाना, यानी परिंदों का मीठी आवाज में बोलना। परिंदों का मीठी आवाज में बोलना। नेक्स्ट वर्ड है संग दिल। संग दिल यानी जालिम या पत्थर दिल। क्या है? जालिम या पत्थर दिल। नेक्स्ट वर्ड है शादाबी। शादाबी का क्या मायने है? ताजगी। ताजगी। नेक्स्ट वर्ड है रवा रखना। रवा रखना का मायने है जायज़ समझना या दुरुस्त ख्याल करना। रवा रखना का क्या मायने है? जायज़ समझना या दुरुस्त ख्याल करना। नेक्स्ट वर्ड है ज़हमत। ज़हमत का क्या मायने है? तकलीफ़। ज़हमत का क्या मायने है? तकलीफ़। नेक्स्ट वर्ड है आर। क्या वर्ड है? आर। आइन अलिफ रे। आर। आर के मायने हैं शर्म। क्या मायने हैं? शर्म। नेक्स्ट वर्ड है गारत। गारत। गारत के मायने हैं तबाह या बर्बाद। गारत के क्या मायने हैं? तबाह या बर्बाद। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 149 देखेंगे जी। नेक्स्ट वर्ड है गर्ज़ो गायत। क्या लफ्ज़ है? गर्ज़ो गायत। इसका मायने है मकसद। मकसद। नेक्स्ट वर्ड है कान पर जूं ना रेंगना। क्या वर्ड है? कान पर जूं ना रेंगना। क्या मायने है इसका? बिल्कुल असर ना होना या परवाह ना करना। क्या मायने है? बिल्कुल असर ना होना, परवाह ना करना। नेक्स्ट वर्ड है कसाफत। कसाफत के मायने हैं गंदगी। कसाफत के क्या मायने हैं? गंदगी। नेक्स्ट वर्ड है मजाल। मजाल के क्या मायने हैं? ताकत, हिम्मत, हौसला। मजाल के क्या मायने हैं? ताकत, हिम्मत, हौसला। नेक्स्ट वर्ड है मुज़र। मुज़र के मायने हैं नुकसानदेह। मुज़र के क्या मायने हैं? नुकसानदेह। नेक्स्ट वर्ड है मौत के मुंह में जाना। क्या वर्ड है? मौत के मुंह में जाना यानी मर जाना। क्या मायने है इसके? मर जाना। नेक्स्ट वर्ड है नायाब। नायाब के मायने हैं वो चीज़ जो आसानी से ना मिले। क्या मायने हैं नायाब के? वो चीज़ जो आसानी से ना मिले यानी कीमती। क्या मायने है दूसरा इसका? कीमती। नेक्स्ट वर्ड है वाफिर। वाफिर। वाफिर के मायने हैं ज़्यादा या बहुत। वाफिर के क्या मायने हैं? ज़्यादा, बहुत।
नेक्स्ट वर्ड है हरियाली। हरियाली के मायने हैं सब्ज़ा। हरियाली के क्या मायने हैं? सब्ज़ा। समझ आ गया? ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 59 खोलेंगे। जी, खोल लिया। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। यानी ये आपके MCQs हैं। आपका जो दुरुस्त जवाब होगा आपने उसके ऊपर गुड का निशान लगाना है। नंबर 1, ज़मीन है। क्या है ज़मीन? सैयारा है, सितारा है, सैयारा और सितारा है या सैयारचा है। क्या है ज़मीन? जी, सैयारा। तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, दरख्त क्या पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। यानी दरख्त से क्या पैदा होता है? हमने पढ़ा है। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन। तो जहाँ ऑक्सीजन लिखा है आप वहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, आबी मखलूक में शामिल नहीं। यानी वो कौन सी यहाँ पर जानवर का नाम लिखा है जो कि आबी मखलूक में नहीं आता, पानी के जानवरों में नहीं आता। तो कौन सा है? जी बिल्कुल, खरगोश। तो आप खरगोश पर टिक कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 खोलेंगे। हम अपने बाकी MCQs करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट MCQ है, योमे अर्ज़ मनाया जाता है। हमने रीडिंग में पढ़ा है। कब मनाया जाता है? जी 22 अप्रैल को। तो जहाँ 22 अप्रैल लिखा है वहाँ टिक कर दें। नेक्स्ट है, गर्दो गुबार से कौन सी आलूदगी पैदा होती है। यानी गर्द उड़ती है, गर्दो गुबार होता है, तो कौन सी आलूदगी पैदा होती है? कौन सी होती है? जी फ़ज़ाई। तो जहाँ पर फ़ज़ाई लिखा है आप उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, आलूदगी कम करने में मदद मिलती है। यानी आलूदगी कम करने में कौन मदद करता है या कैसे मदद मिलती है? जी दरख्त लगाने से। दरख्त लगाने से आलूदगी कम करने में मदद मिलती है। तो जहाँ ये लिखा है आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। जी, ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 3 है, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। यानी कॉलम अलिफ में कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं और कॉलम बे में उनके मुतरादिफ यानी हम मायनी अल्फाज लिखे हुए हैं। तो हर लफ्ज़ का जो मुतरादिफ है वो हमने कॉलम जीम में लिखना है। पेंसिल्स आपके हाथ में मौजूद हैं। आप मेरे साथ साथ बुक वर्क मुकम्मल करेंगे। जी, जैसे पहला सॉल्व हुआ है, कॉलम अलिफ में लफ्ज़ है परिंदा। तो परिंदे का मुतरादिफ क्या है? तायर। क्या है? तायर, जो कि पहले से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हरियाली। तो हरियाली का मुतरादिफ क्या है? सब्ज़ा। हरियाली का मुतरादिफ क्या है? सब्ज़ा। तो आप सब्ज़ा लिख देंगे कॉलम जीम में। नेक्स्ट है दर्द। दर्द का मुतरादिफ है
तकलीफ। दर्द का मुतरादिफ क्या है? तकलीफ। तो आप कॉलम जी में दर्द के आगे तकलीफ लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है तरक्की। तरक्की का मुतरादिफ है कमाल। तरक्की का मुतरादिफ क्या है? कमाल। तो आप उसके आगे कमाल लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है दौर। दौर का मुतरादिफ है ज़माना। दौर का मुतरादिफ क्या है? ज़माना। तो आप उसके आगे ज़माना लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है तबाही। तबाही का मुतरादिफ है बर्बादी। तबाही का मुतरादिफ क्या है? बर्बादी। तो आप तबाही के सामने बर्बादी लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है संग दिल। संग दिल का मुतरादिफ है जालिम। संग दिल का मुतरादिफ क्या है? जालिम। तो आप संग दिल के सामने जालिम लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल नंबर 3 कॉलम मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4 है आपका मुहावरात। यानी नीचे कुछ मुहावरात और अल्फाज दिए गए हैं, उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ क्या है? हुलिया बिगाड़ना। क्या है? हुलिया बिगाड़ना। तो इसका क्या जुमला बनाएंगे आप कि इंसान ने ज़मीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। क्या बनेगा? इंसान ने ज़मीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। नेक्स्ट वर्ड है ज़ेरे आब, यानी पानी के नीचे। तो ज़ेरे आब का क्या आप जुमला बनाएंगे? सैलाब से बहुत से देहात ज़ेरे आब आ गए। क्या जुमला बनाएंगे? सैलाब से बहुत से देहात ज़ेरे आब आ गए। नेक्स्ट वर्ड है आहें भरना। आहें भरना यानी तकलीफ़ में आवाज़ निकालना। अब आप इस पर क्या जुमला बना सकते हैं? आप एक चीज़ और बेटा मैं वाज़े कर दूं आपको कि ज़रूरी नहीं जो जुमले मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखें। आप खुद से भी जुमला बना सकते हैं, लेकिन वो जुमला मुनासिब होना चाहिए। अगर वो जुमला मुनासिब नहीं होगा तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका हम क्या जुमला बनाएंगे आहें भरना का कि ज़मीन इंसान के रवैये पर आहें भर रही है। ज़मीन इंसान के रवैये पर आहें भर रही है। नेक्स्ट वर्ड है रवां दवां। रवां दवां का क्या जुमला बनाएंगे? शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ रवां दवां रहती हैं। शहरों में बहुत सी गाड़ियाँ रवां दवां रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोभर होना। दोभर होना यानी मुश्किल हो जाना। तो क्या जुमला बनाएंगे? आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना दोभर हो गया है। क्या जुमला बनाएंगे? आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना दोभर हो गया है। नेक्स्ट आपका वर्ड है
कानों के पर्दे फट जाना। क्या वर्ड है? कानों के पर्दे फट जाना। तो क्या जुमला बनाएंगे? गाड़ियों के शोर की वजह से मेरे कान के पर्दे फट गए। क्या जुमला बनाएंगे? गाड़ियों के शोर की वजह से मेरे कानों के पर्दे फट गए। नेक्स्ट वर्ड है बेतहाशा। बेतहाशा। तो क्या जुमला बनाएंगे कि गर्मी के मौसम में लोगों को बेतहाशा प्यास लगती है। गर्मी के मौसम में लोगों को बेतहाशा प्यास लगती है। नेक्स्ट वर्ड है कान पर जूं ना रेंगना। आपने मतलब भी इसका जानते हैं कि बिल्कुल असर ना होना। अब क्या जुमला बनाएंगे? अम्मी ने सादिया को बहुत डांटा लेकिन उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। क्या है? अम्मी ने सादिया को बहुत डांटा लेकिन उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। नेक्स्ट है मौत के मुंह में जाना। क्या है? मौत के मुंह में जाना। तो क्या जुमला बनाएंगे? गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी की वजह से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्या जुमला बनेगा? गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत से लोग या सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रवा रखना। रवा रखना यानी सलूक में आ जाता है कि बेहतर तरीके से पेश आना। तो क्या जुमला बनाएंगे? हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक रवा रखना चाहिए। क्या जुमला है? हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक रवा रखना चाहिए। नेक्स्ट है हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ना। तो क्या जुमला बनाएंगे? अली ने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। क्या है? अली ने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। नेक्स्ट है परवान चढ़ाना। परवान चढ़ाना। तो क्या इसका जो है आप जुमला बनाएंगे? वालिदैन अच्छी तरबियत करके बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। वालिदैन अच्छी तरबियत करके बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। जी, ये आपके अल्फाजो मुहावरात मुकम्मल हो गए। अब आपका सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। यानी लफ्ज़ लिखे हमें, आपने उनके मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज लिखने हैं। पहला वर्ड है बिगाड़ना। तो बिगाड़ना का मुतज़ाद क्या होगा? संवारना। बिगाड़ना का क्या होगा? संवारना। ठीक है। नेक्स्ट है आह। आह का मुतज़ाद होगा वाह। क्यों? आह तकलीफ में निकलता है और उल्ट होगा तो खुशी के मौके पे क्या लफ्ज़ निकलता है? वो है वाह। तो आह का
व, ज़मीन, आसमान, ज़मीन का क्या है? आसमान। नेक्स्ट है शोर, शोर का मुतज़ाद है खामोशी, शोर का मुतज़ाद क्या है? खामोशी। नेक्स्ट वर्ड है आलूदगी, आलूदगी का मुतज़ाद है पाकीज़गी, आलूदगी का मुतज़ाद क्या है? पाकीज़गी। नेक्स्ट है कसाफत, कसाफत आप जानते हैं आलूदगी को कहते हैं, तो उसका मुतज़ाद होगा नज़ाफ़त, कसाफत का मुतज़ाद क्या होगा? नज़ाफ़त यानी पाकीज़गी। ठीक है। नेक्स्ट है जालिम, जालिम का मुतज़ाद है रहमदिल, जालिम का मुतज़ाद क्या है? रहमदिल। जी, ये आपके मुतज़ाद मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपके वाहिद की जमा और जमा के वाहिद। सवाल नंबर 6 क्या है? वाहिद की जमा और जमा की वाहिद आपने लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है इजाद, तो ये वाहिद है। अब आप जानते हैं कि इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं? वाहिद, जमा और जमा वाहिद। जो वाहिद लफ्ज़ होगा वो यहाँ आ जाएगा, जिसकी जमा आपने खुद लिखनी होगी। जैसे पहला लफ्ज़ हमने पढ़ा है इजाद, तो वो वाहिद में आ जाएगा। तो इजाद की जमा क्या है? इजादात, तो वो आप जमा में लिख लेंगे, इजादात। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अद्वियात। अब अद्वियात जमा है, तो आप इसको जमा में लिख देंगे, अद्वियात। और इसकी वाहिद क्या है? दवा। नेक्स्ट है खतरा, वाहिद में आ जाएगा और उसकी जमा लिखेंगे खतरात। खतरा की जमा क्या होगी? खतरात। नेक्स्ट वर्ड है तदाबीर। अब ये जमा है तो इसको जमा में लिखेंगे और उसकी वाहिद आप लिखेंगे तदबीर। नेक्स्ट वर्ड है नुकसानात। तो नुकसानात की आप जानते हैं ये जमा है, उसको जमा में लिखेंगे और उसका वाहिद क्या है? नुकसान। क्या है? नुकसान। ये आपके वाहिद जमा और जमा वाहिद मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट आपका सवाल है अराब लगाएं। सबसे पहले लफ्ज़ देख लें। पहला लफ्ज़ है असर। मैं पहले वर्ड लिखूंगी, उसके बाद उसके अराब लगाऊंगी। ठीक है। हुस्न, निशान, दर्द, बर्क, गारत और फ़ख्र। ठीक है। अब हमने इसके अराब लगाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है असर। अलिफ के ऊपर ज़बर, से के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, असर। नेक्स्ट है हुस्न। तो हुस्न के हे के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जज़्म और नून के ऊपर भी जज़्म, हुस्न। नेक्स्ट वर्ड है निशान। नून के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़्म। ठीक है। नेक्स्ट है दर्द। दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़्म और दाल के ऊपर फिर जज़्म। तो ये बन गया
दर्द। नेक्स्ट वर्ड है बरक। बे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर जज़्म, तो बरक, बरक। नेक्स्ट वर्ड है गारत। गैन के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़्म, गारत। नेक्स्ट वर्ड है फ़ख्र। फे के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, ये बन गया फ़ख्र। समझ आ गया जी। अब आपकी किताब पर सवाल नंबर 12 है। दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़मात लिखें। तलाज़मात यानी मतलाज़म अल्फाज। अब मतलाज़म अल्फाज में क्या होगा कि जो लफ्ज़ लिखा है उससे रिलेटेड अल्फाज हमने लिखने होते हैं कि वो कौन से हैं। जैसे एक उन्होंने मिसाल दे दी है स्कूल। स्कूल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? उस्ताद, हेडमास्टर, तालिबे इल्म, लाइब्रेरी, जमात के कमरे, डेस्क और तख्ते तहरीर। अब आगे उन्होंने 2 अल्फाज दिए हैं जिनके मतलाज़म अल्फाज आपने लिखने हैं। पहला है बाग। बाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लिखें। फूल, दरख्त, पौधे, परिंदे, झूले। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अस्पताल। अस्पताल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? डॉक्टर, नर्स, मरीज़, अद्वियात, वार्ड बॉय, बेड, इंजेक्शन। जी, ये आपका किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और यहीं आपका दूसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन के काम में हमारे सवालात हैं जिनके हमने जवाबात देने हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 देखेंगे जिस पर सवालात लिखे हुए हैं। मैं सवाल एक मर्तबा पढ़ूंगी और उसका जवाब भी पढ़ूंगी। आप लोग गौर से सुनिएगा और अगर समझ नहीं आएगी तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा इसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखें, हमारा पहला सवाल है, आप बीती से क्या मुराद है? आप बीती, आपको मैंने मायने बताया था कि जो अपने ऊपर कोई वाक़या या हालात पेश आए हों उसे आप बीती कहते हैं। तो इसका क्या जवाब आप लिखेंगे? आप बीती से मुराद है ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों उसे बयान करना। क्या जवाब है? आप बीती से मुराद है ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों उसे बयान करना। सवाल नंबर 2 है आपका, ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? बकौल ज़मीन इंसान ने उसका हुस्न तबाह कर दिया है। तरक्की के चक्करों में पड़कर पानी और फ़िज़ा को आलूदा कर दिया है। दरख्त काट दिए हैं जिसकी वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन कम हो गई है और सांस लेना
मुश्किल हो गया है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, धुएं से क्या नुकसान पहुंचता है? यानी फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो धुआं निकल रहा है उससे क्या नुकसान होता है? तो क्या जवाब है इसका? धुएं से फिज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा फिज़ा में सांस लेने से सांस की बीमारियां फैलती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं। समझ आ गया? सवाल नंबर 4 है, ज़मीन इंसान को बेहिस और जालिम क्यों कहती है? कि इंसान क्यों बेहिस और जालिम है? ज़मीन क्यों कह रही है? क्या जवाब लिखेंगे? इंसानों के लगाए हुए कारखानों से जहरीला मादा निकलता है जो पानी को जहर आलूद कर देता है, जिसकी वजह से आबी मखलूक अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसलिए ज़मीन ने इंसान को बेहिस और जालिम कहा है। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है? क्या जवाब लिखेंगे आप लोग? और मेरा ख्याल है कि ये चैप्टर आप शायद कर चुके हैं, आपके पास ये जवाबात मौजूद होंगे, तो आप अपनी कॉपी को अपने सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी, क्या जवाब है इसका? दरख्त ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्तों के काटने से ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है? क्या आंसर है? पौधे लगाने से ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में पैदा होगी, जिससे ज़मीन का माहौल खुशगवार हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है? तो क्या आंसर आप लिखेंगे? आबी मखलूक से मुराद पानी में रहने वाले जानदार हैं। समझ आ गया? जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं? तो क्या जवाब आप इसका लिखेंगे? जहरीला पानी आबी मखलूक के लिए बहुत नुकसानदेह है। पानी में जहर के शामिल हो जाने से आबी मखलूक मर जाती है। समझ आ गया? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? आपने रीडिंग में पढ़ा है। यौम अर्ज़ मनाने का मकसद ये है कि इंसान उन ख़तरात से आगाह हो सके जिनकी वजह से ज़मीन का कुदरती माहौल ख़राब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो क्या जवाब है इसका? कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्या इसका जवाब शुरू होगा? कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं। मसलन कारखानों का जहरीला मादा पानी में बहाने की बजाय ज़मीन में दफन कर दें। ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों की बजाय कम से कम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं। शजरकारी के मौसम में ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि ऑक्सीजन की फरावानी हो और इंसान साफ़ सुथरे माहौल में
सांस ले सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 61 को देखेंगे। सफ़ा नंबर 61 को हमारे कुछ सवालात वहाँ पर भी मौजूद हैं। जैसे सवाल नंबर 8 है, ज़मीन ये मानने को तैयार नहीं कि इंसान ने तरक्की की है। क्या आप ज़मीन की इस राय से इत्तफ़ाक करते हैं? तो इसका क्या जवाब आप लिखेंगे? जी हाँ, ज़मीन सही कहती है कि इंसान ने वैसे तो बहुत तरक्की की है, मगर उसने अपनी तरक्की के चक्कर में ज़मीन के हुस्न को तबाह कर दिया है। इस तरह इंसान की तरक्की मनफी पहलू लिए हुए सामने आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए दूसरी चीज़ को ख़राब कर देना किसी भी तरह ठीक नहीं है। जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है इस पेज का, दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं। अब आपने फ़वाइद लिखने हैं दरख्तों के और नंबरिंग के साथ करना है। तो पहला क्या है? नंबर 1, दरख्त आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा सवाल है, दरख्तों के साए में बैठने से ठंडक महसूस होती है। नंबर 3, सर्दियों में दरख्त गिर्दो नवाह को सर्द हवाओं से बचाते हैं। गिर्दो नवाह यानी इर्द गिर्द के माहौल को। नंबर 4, दरख्तों से बहुत सी जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात तैयार की जाती हैं। और नंबर 5, दरख्तों से इमारती लकड़ी भी हासिल होती है। ये दरख्तों के फ़वाइद थे। अब आप सवाल नंबर 10 देखेंगे। आपका सवाल है, ज़रा और ज़र्रा का फ़र्क जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़े करें। यानी एक लफ्ज़ है ज़रा और एक है ज़र्रा। हम ज़रा ऐसे लिखते हैं और जो ज़र्रा लफ्ज़ है वो इस तरह से है। तो उन्होंने कहा कि आपने इनके जुमले बनाने हैं और इनका फ़र्क वाज़े करना है। तो ज़रा का क्या जुमला बनाएंगे आप? ज़रा रुको, नदाइया की अलामत लगाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। ठीक है। और नेक्स्ट है ज़र्रा। ज़र्रा कहते हैं बारीक सा एक टुकड़ा, जिस रेत का हो गया या किसी भी चीज़ का। तो इसका क्या जुमला आप बनाएंगे? हमें अपने वतन का ज़र्रा ज़र्रा अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए और यहीं आपका सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो मुकम्मल हो गया है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करें, बार बार सुने, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।